वंदे मातरम मित्रों। मैं सोनू कुमार पांडे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सक्सेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चल रहा है भारत की राज्य व्यवस्था में, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग समझेंगे। देख सकते हैं बोर्ड पे हेडिंग दिया हुआ है 1786 का अधिनियम। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले 2 अधिनियम, उसके बाद ये 1786 का जो अधिनियम है इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने समझ लिया है। उसी के बाद यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसमें देखिए ज़्यादा कुछ बातें तो नहीं घटित हुई, लेकिन हम लोगों को यहाँ समझना होगा क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1781 का जो बंदोबस्त कानून था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद प्रमुख प्रावधान इसी नियम में लाया गया। जैसा कि पता है कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में दूसरे व्यक्ति जो आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल हो जाता है 1786 से 1793 तक। वैसे 1785 में एक अस्थाई के रूप में गवर्नर जनरल के रूप में मैकफर्सन आए थे, लेकिन उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाया गया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 मांग रख दी। ये जब पद ग्रहण करने से पहले ही बोले कि मुझे अगर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है तो मुझे कुछ अधिकार अलग चाहिए ताकि मैं कुछ उचित व्यवस्थाएं कर सकूं, ताकि अधिक से अधिक कंपनी को फायदा पहुंचा सकूं। तो देखिए इन्होंने मांग किया कि काउंसिल का निर्णय न मानने का अधिकार, और साथ ही साथ इसमें बात थी कि काउंसिल कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय पर मेरा डोमिनेशन चलेगा, यानी मैं जो कहूँगा वो चलेगा। अगर मेरा नहीं चल रहा तो मेरे पास ये पावर होना चाहिए कि मैं उसको इनकार कर दूं, निर्णय ना मानने का भी पावर हो। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने कहा कि मुझे ही, यानी गवर्नर जनरल जब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने कहा कि मुझे कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का पद स्वयं दिया जाए, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर किसी भी प्रकार से विस्तारवादी नीति लगाना है तो कानून के साथ साथ जो अधिकार सेनापति वाला हो गया, यानी सैन्य के अनुसार भी कहीं पर अगर जाना पड़ा तो वो निर्णय वह स्वयं लेना चाहते थे, ताकि किसी भी बंधन में ना रहें और वो विस्तार कर सके, यानी अधिक से अधिक राजस्व वसूल सके। तो अब देखिए कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्योंकि ये 2 प्रमुख ही सुधार इस 1786 का अधिनियम के तहत आया है। अतः कॉर्नवालिस के बारे में समझेंगे तो इनका कार्यकाल जो था 1786 से 1793 तक था। कॉर्नवालिस ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जो आपके प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पूछ देता है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किस वर्ष लागू किया था, तो 1793 में लागू किया था। साथ ही साथ ये भी पूछ देता है कि अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा जो लागू किया गया था उसमें सरकार को जमींदार लोग कितना अंश देता था, तो 10/11 भाग देना पड़ता था, और जमींदार लोग अपने पास 1/11 भाग रखते थे। मैं अस्थाई बंदोबस्त के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ देखें नागरिक सेवा का जनक इसे कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त भी लागू किया और नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी बहुत एग्जाम में पूछेगा कि नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल को, तो आप क्या कहेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यानी नागरिक सेवा, यानी ये जनता के सेवा के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए ताकि बेहतर से बेहतर नागरिक सेवा दिया जा सके। तो इन्होंने जिला कलेक्टर को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया, यानी जिला स्तर पर सारी कार्रवाइयाँ देखने का अधिकार इन्होंने जिला कलेक्टर को दे दिया। साथ ही साथ पुलिसिंग व्यवस्था भी शुरुआत किया। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें जिला स्तर पर कलेक्टर होते हैं, अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं, और पुलिस व्यवस्था भी है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, अच्छे ढंग से जिला को लेकर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि पुरानी जो व्यवस्थाएं लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया वही सब चीज़ें आज भी भारत में चल रही हैं उसी प्रकार से। तो जिला कलेक्टर यानी कुछ हल्का फुल्का बदलाव किया गया, लेकिन पद वैसे ही रह गया। देखिए इन्होंने एक पुलिस थाना बनाया और पुलिस थाना के इंचार्ज दरोगा को बना दिया। तो आज भी ये बात सही है, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त ऐसा बंदोबस्त था कि नियत भूमि हो, ठीक है, और नियत राशि उससे राजस्व के रूप में प्राप्त किया जा सके। उसके लिए जमींदार से इन लोगों ने समझौता किया, यानी जमींदार को पावर दिया और उनसे ऐसे डिस्कशन किया गया कि अगर इतने भूमि है तो आपको इतना लगान देना होगा और इतना अस्थाई लगान देना होगा। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि बोली लगता था, नीलामी होता था, और उसके अनुसार जो नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाता था उसी को कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाता, और वह कर वसूलता था और सरकार को देता था। तो उसमें क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार से एट रैंडम होने की वजह से सरकार को अस्थाई रूप में कर
नहीं मिल पा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, आर्थिक स्थिति उतनी सबल नहीं हो पा रही थी। तो कर्नवालिस को ब्रिटिश सरकार ने ये जिम्मेदारी दिया था कि आप कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि हम लोगों को अस्थायी तौर पे कर है, राजस्व एक बहुत बड़ा सोर्स था ब्रिटिश सरकार का वहाँ पर आय का। तो उसने क्या किया कि बोला कि कुछ ऐसा करो ताकि कुछ हम लोगों को कंटिन्यूअस और बेहतर ढंग से एक टाइम टेबल के अनुसार हम लोगों को राजस्व कर की प्राप्ति हो। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ बोली लगाने के जगह इन्होंने जमींदारों को अधिकार दिया और वहीं पे शर्त रख दिया कि इस प्रकार की भूमि है तो आपको इतना कर पहुँचाना होगा, यानी खास नियत भूमि होगा, नियत समय पर आपको इतना, नियत मात्रा में आपको इतना धन पहुँचा देना होगा। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ब्रिटिश कंपनी को फ़ायदा हुआ। और आगे देख सकते हैं आप कि ब्रिटिश सरकार कितना यहाँ पर कंपनी को ग्रोथ किया और विभिन्न प्रकार से भारतीय राजस्व कर बढ़ाकर किसानों का शोषण हुआ। तो आगे देखेंगे विभिन्न प्रकार का किसान आंदोलन वगैरह भी होगा और बहुत सी बातें हम लोग आगे समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।